वेलकम बैक टू ऑल। लेक्चर 2 फ्रिक्शन आज हमको डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर हमारा फ्रिक्शन लेक्चर 1 था। उसमें हमने क्या क्या सीखा था गाइस? उसमें हमने सीखा था कि फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स होता है, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स में लगता है, और फ्रिक्शन दो बॉडीज के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से लगता है। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम होते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए काम करता है, एंगल ऑफ रिपोज जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती तब लगता है। 3 फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू म्यू, tan थीटा इक्वल टू एफ बाई आर और एफ इक्वल टू म्यू आर। इतनी सी बात हम लेक्चर 1 में कर चुके थे। आज अभी 2 मिनट में मैंने समराइज इसलिए किया कि आगे अभी जो आज चीजें पढ़नी है, थ्योरी ये पूरा बहुत कम, लास्ट में हम लोग डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, टेक्निक्स डिस्कस करनी है, जैसे कि आज के हम ऑब्जेक्टिव को देख लें। पहले हम देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, 2 मिनट का टॉपिक है केवल। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यू विल लव इट, जानते हो इजी पोर्शन तो तुम बहुत पसंद करते हो। टेक्निक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, थोड़ा सा इस पे एम्फेसाइज हमारा ज्यादा होगा। ये दोनों तो इजी टॉपिक्स है यार, आप खुद भी कर सकते हो स्लाइड्स देखते हुए। मेरे को एक्सप्लेन भी ना करूँ ना तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही आपको आएगा। इस पे मेरे को एम्फेसाइज ज्यादा करना है, ठीक है। सो आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग इज बेसिकली होता क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में फर्क क्या है यार? एक बात बताओ, एक क्वेश्चन, हमारे जो व्हीकल्स हैं उसके व्हील्स सर्कुलर होते हैं, पॉसिबल नहीं था रेक्टेंगल हो जाए, पॉसिबल नहीं था ट्रायंगुलर हो जाए, पॉसिबल नहीं था स्क्वायर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब हमारे व्हील्स ये देखिए सर्कुलर होते हैं या जब हमारे व्हील्स रेक्टेंगल होंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए, इसमें इतना ज्यादा है, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए सिर्फ इतना सा, वो भी इतना एम्बेडेड है। तो जो रोड पे व्हील होता है उसमें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बस इतना सा होता है, खत्म। बेनिफिट क्या है? जितना कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा दो सरफेसेस के बीच में या सरफेस और बॉडी के बीच में, जितना कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो सरफेस की वजह से लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको मौका ही कहां मिलेगा ज्यादा ताकत लगाने का? भाई कांटेक्ट में होना भी तो चाहिए फोर्स लगाने के लिए, ताकत लगाने के लिए। जब कांटेक्ट ही इनका कम है तो फोर्स भी कम हो जाएगा। यहां देखिए ऐसे फोर्स लगा, कांटेक्ट कम था। यहां देखिए इस फिगर को, इस मोटे वाले अंकल को देखिए, इनको अकल नहीं आ रही थी, इन्होंने क्या किया, लिया डिब्बा खिसकाना शुरू किया स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगा करके। बॉडी स्लाइड जब होती है तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फिर इनका दिमाग जागा, इन्होंने क्या किया, नीचे लगा दिया छोटे छोटे पहिए। ये देखो, ये देखो छोटे छोटे पहिए लगे। इन छोटे छोटे पहियों से अब क्या हुआ, अब वो चीज आराम से आप खिसका सकते हो। भाई आपने भी तो देखा होगा, जो हम लोग के घर में टेबल्स या मोस्टली ट्रॉलीज वगैरह होती हैं जिन पर हम सामान वगैरह रखते हैं, नीचे व्हील्स लगे होते हैं। क्यों? क्या वो जो पावे लगे हैं उस पे वो क्या बेकार है? व्हील्स क्यों लगे? क्यों? क्योंकि अगर कभी उनको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना पड़े, शिफ्ट करना पड़े, तो हम उसको इजीली मूव करा देंगे। वो व्हील्स की वजह से फ्रिक्शन कम होगा, वो इजीली मूव कर सकते हैं। इन अंकल की तरीके, इन्होंने दिमाग लगाया, डिब्बे के नीचे व्हील्स लगा दिए। अब ये खुशी खुशी डिब्बा सरकार, इनके पास दिमाग कम था, इन्होंने दिमाग लगाया नहीं, लगे पड़े। तो इन्होंने क्या किया, रोलिंग फ्रिक्शन का यूज किया। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, घूम रही है, घूमने की वजह से आगे बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं रोलिंग। और अगर कोई बॉडी रोलिंग में है या रोल कर रही है तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन क्या कहलाएगा बच्चा? रोलिंग फ्रिक्शन। इतनी बात हो कि बहुत इजी सी बात थी। एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और यही वजह है कि हम प्रिफर करते हैं कि जिन चीजों को मूव कराना है मैक्सिमम टाइम, उसमें हम नीचे व्हील्स लगा लें। बेनिफिट यही है, स्लाइड नहीं करना पड़ेगा, ताकत कम लगानी पड़ेगी, रोल होने की वजह से वो आराम से स्लाइड हो सकते हैं, आराम से इधर से उधर शिफ्ट हो सकते हैं। वैल्यू फ्रिक्शन की बहुत कम होगी तो हमको ताकत भी बहुत कम लगानी पड़ेगी। क्लियर? इजी टॉपिक था, यहां तक की बात क्लियर है। आगे की बातें
एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, आपके पास 4 फिगर है, एक बंदी है चल रही है। यहां देखिए लेक्चर 1 फ्रिक्शन, हमने क्या डिस्कस किया था? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स चलता है, मोशन के नहीं। इससे बड़ा एग्जाम्पल, इस बंदी से बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद हो, आपने लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर देखे हो, तब भी मैंने बताया था, वहां पे एक वॉकिंग एग्जाम्पल लिया था कि वॉकिंग में डायरेक्शन का गेम ही अलग है यार। वॉकिंग इज एन एक्सेप्शनल केस। होता क्या है कि ये बंदी देखिए यहां जा रही है, इसके मोशन की डायरेक्शन ये है ना, लेकिन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी इस बंदी की। क्यों? क्योंकि ये बंदी यहां देखिए, इस पैर से यहां से जमीन को पीछे ढकेल रही है, और जमीन को पीछे ढकेलने की वजह से जमीन इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, और ये बंदी इधर साइड आगे बढ़ती जा रही है। अब यहां फ्रिक्शन गलत हो जाता है तुम लोगों से। अगर ये जो लास्ट टॉपिक बताया था अप्लाइड फोर्स वाला, अगर ये नहीं पता होता है तो इसका आंसर आप गलत देते हो। क्या गलत देते हो? आपको मैक्सिमम टाइम बताया जाता है, आपको पता होता है बॉडी के मोशन के अपोजिट होता है फ्रिक्शन। अगर यहां ऐसा होता, आपको ये पता होता, तो आप मोशन यहां है, फ्रिक्शन फोर्स लगा देते इधर। लेकिन अब आपको हकीकत पता है, अब आप रियलिटी जानते हो कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के रिवर्स होता है फ्रिक्शन। मतलब अगर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो बच्चा फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। वॉकिंग इज एन एक्सेप्शनल केस एंड दैट इज व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इस चीज को खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टॉपिंग, स्टॉपिंग इन द सेंस, हम जानते हैं कि अगर कोई कार है, एक बाइक है, हम चला रहे हैं, रास्ते में ढेर सारा तेल पड़ा है, और अगर हमने ब्रेक लगाया तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम स्किड कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ऑयलिंग की वजह से कम हो गई, और जब ऑयलिंग की वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो हमारे रुकने के चांसेस भी कम हो गए और गिरने के चांसेस मैक्सिमम है। यानी अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, कार के टायर रफ हैं, देखो कार के टायर पे डिजाइन्स बनी होती हैं, वो इसीलिए कि उसको रफ रखा जाए, वो चिकने टायर नहीं होते। चिकने होंगे तो ब्रेक लगाने में तकलीफ होगी, गाड़ी रुकेगी नहीं, इसलिए उसको रफ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन ठीक ठाक रहे, और फ्रिक्शन ठीक रहेगा तो हमको गाड़ी को रोकने में भी इजी होगा। अनदर एडवांटेज। राइटिंग, बोर्ड है। अब जैसे ये देखिए, ये जो बोर्ड है ना हम लोग का, ये जो स्क्रीन होती है, दिस इज वेरी स्मूथ, तो इस पे लिखने में बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक। और यही वजह है कि राइटिंग की ऐसी की तैसी हो चुकी होती है, ठीक। बट जो कन्वेंशनल बोर्ड्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, ग्रीन बोर्ड्स होते हैं, उसमें लिखना कंपैरेटिवली इजी होता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस रफ है। यहां पे मेरे पास टच स्क्रीन है, दिस इज वेरी स्मूथ, इसलिए इस पे लिखना प्रॉब्लम करता है क्योंकि फ्रिक्शन कम है, पेन टिकता नहीं है यहां पे एक जगह। ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड वगैरह जो होते हैं जिन पे हम चौक से लिखते हैं, तो चौक भी रफ होती है, ठीक, बोर्ड भी रफ होता है, चौक टिकती है, राइटिंग सही बनती है, लिखना इजी होता है, ठीक। यही वजह है कि यहां पे प्रॉब्लम आता है, वहां पे चीजें आराम से चलती है। अनदर एग्जांपल, ऑब्वियसली होल्डिंग। यार मैं आपको बोलूं कोई चिकनी चीज, बटर पकड़े खड़े रहो, ठीक, बटर पकड़ना रिस्की है, छूटने के चांसेस। मैं आप बोलूं बेटा ईटा पकड़ के खड़े हो जाओ, कोई बुक पकड़ के खड़े हो जाओ, दैट इज कंपैरेटिवली इजी। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ सरफेस नहीं है, थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा रफ है, तो होल्डिंग उसकी अच्छी बनेगी, और जब होल्डिंग अच्छी बनेगी तो आप पकड़ अच्छे से पाओगे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। कुछ और एडवांटेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे लाइटनिंग का माचिस जलाना। अगर ये जो सरफेस है, ये जो मसाला लगा होता है मैच बॉक्स पे, अगर ये स्मूथ होता तो क्या रबिंग हो सकती थी? जैसे स्टोन एज वगैरह हम लोग एसएसटी में पढ़ते थे, क्लास 9, 10 वगैरह में थे कि स्टोन एज में हम लोगों ने आग का इन्वेंशन हो गया था, फायर इन्वेंट हो गई थी, 2 पत्थरों को रब किया गया था, तो पत्थर की जगह 2 स्मूथ सरफेस को रब किया जाता तो क्या फायर पॉसिबल था? नेवर। क्यों? क्योंकि जब तक आप रफ चीज को रब नहीं करोगे, रब होगा ही नहीं यार, वो स्लाइड हो जाएगा,
आप दो स्मूथ सरफेस को एक दूसरे पर रब करो, वो स्लाइड होते हैं, रब नहीं होते। दो रफ सरफेस को ही आप रब कर सकते हो, जब वो रब होंगे तो ही फायर जनरेट हो सकता है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल, फिक्सिंग नेल ऑन अ वॉल। जब तक आप नेल रखोगे नहीं किसी भी वॉल पे, किसी भी वुड पे, क्या वो पॉसिबल है कि वो एम्बेडेड हो जाए, उसके अंदर धसे? भैया तुम्हारे पास चिकना सरफेस था, तुम नेल रख रहे हो, स्लिप कर जा रहा है, फिर स्लिप कर जा रहा है, एम्बेडेड होने के बाद तुम रख नहीं पा रहे हो, तुम एम्बेडेड कहां से करोगे? यही वजह है कि अगर वॉल थोड़ी रफ होती है तो इट इज इजियर टू एम्बेडेड इट इनटू द वॉल। ठीक, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। केले का छिलका अगर पड़ा है तो मुंह फैला के गिरते हैं तुरंत, नहीं पड़ा हो, थोड़ा सा टफ सरफेस हो, थोड़ा सा रफ सरफेस हो, तो इट इज इजी। आपने नया पुल देखा होगा इलाहाबाद में जो नैनी पे है, आपने देखा उसकी रोड बहुत स्मूथ नहीं है, बीच में वो पेबल्स लगे हुए हैं, रोड पे कंकड़ लगे हैं। क्यों? फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, कि अगर वहां पे हम जानते हैं जो व्हीकल है बहुत स्पीड से निकलते हैं, अगर वो पेबल्स लगे होंगे तो रोड का फ्रिक्शन ज्यादा होगा। स्पीड से अगर आप चल भी रहे हो, आपको इमरजेंसी में ब्रेक्स लगाने पड़े तो रोड आपको सपोर्ट करेगी स्लाइड होने से, आपको रोड बचाएगी कि आप स्किड ना हो, आप गिरो नहीं, बल्कि वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपका ब्रेक जल्दी लग जाए, आपकी गाड़ी रुक जाए, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएं। ऐसा नहीं गवर्नमेंट बेवकूफ है, जो सिविल इंजीनियर्स ने उसको बनाया हो गधाए हैं कि चिकनी रोड नहीं बना सकते थे, अच्छा लगता है चलने में। वो इसलिए ताकि हम सेफ रहें, इमरजेंसी में अगर हमको ब्रेक्स लगाने पड़े तो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी अवेलेबल हो कि हमारी गाड़ी स्किड ना हो, हम गिरे ना, बल्कि ब्रेक्स आराम से लग जाएं। इसलिए थोड़ा सा रफ सरफेस हर जगह रखा जाता है। किसी हम मॉल वॉल में जाते हैं, साफ सफाई हो रही होती, मॉर्निंग के टाइम में जाओ तो एक छोटा सा लोग येलो कलर का बोर्ड रख देते हैं, कॉशन दिस इज अ वेट फ्लोर, अगर आपने देखा हो, क्योंकि वो जो सफाई कर रहा है उसको ये बात पता है कि हम मॉल है, बढ़िया टाइल्स वाइल्स लगी जमीन पे, ऊपर से हम पानी गिराए हुए हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू घट चुकी है, बंदा आएगा स्किड कर जाएगा, हाथ पांव जाएंगे, उससे बेटर है लिख दो कॉशन बेटा फ्लोर गीला है, यहाँ पे मत आना। जब फ्लोर सूख जाएगा वापस फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, हम वहां पे आराम से चल सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। साथ ही साथ इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसी रफ सरफेस की वजह से हमको एडवांटेज होता है और उसी रफ सरफेस की वजह से हमको डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे हमारे जूतों का घिस जाना। स्मूथ सरफेस पे आप चलो, आपके घर में टाइल्स वगैरह लगे हों, अच्छे स्मूथ सरफेसेस हैं, आपके स्लीपर्स की लाइफ बनी रहती है। आप देखो स्लीपर्स घिसते नहीं नीचे से। वहीं अगर कंक्रीट रोड पे आप स्लीपर्स पहन के थोड़ा टाइम भी चलो तो आपको उसमें से वियर एंड टियर दिखने लगता है, वो घिस जाते हैं नीचे से थोड़े से सोल्स। सो कॉज ऑफ फ्रिक्शन। जिस तरह से ये देखो, ये बढ़िया नए लेसेस थे, नए सोल्स थे, घिस के हालत बिगड़ गई इनकी। वही चीज कार के टायर्स के साथ भी तो होता है। जब हम टायर खरीदते बढ़िया सी डिजाइन बनी होती है, ये देखो एकदम बढ़िया बढ़िया नई नई, 1000 2000 10,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर कैसी की तैसी हो जाती है, देखो बढ़िया फ्लैट। और ऐसे में चांसेस क्या होते हैं कि ब्रेक लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ब्रेक मुश्किल से लगता है तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है, और यही वजह से इसमें फ्रिक्शन बना के रखा जाता है, डिजाइनिंग करके दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कार के टायर के डिजाइन कौन देखता है यार, उसका मोटिव ही यही होता है कि फ्रिक्शन बढ़ा रहे। ठीक, स्टोन स्टेप्स वियर आउट। आप फोर्ट्स वगैरह गए होंगे, किले वगैरह में, कई पुरानी खंडहर वगैरह में देखियो, जो पत्थर वगैरह की सीढ़ियां होती हैं वो घिस चुकी होती हैं, वो इसी वजह से घिस चुकी होती है। बंदे दिन में 100 बार निकल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं उसी पे, ऑलरेडी रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस की वजह से उस पर और घिसा चला जा रहा है स्लीपर्स को। तो ठीक है, स्लीपर 10 दिन में जाएगी, वो 10 साल चलेगा, वो स्टोन 100 साल चलेगा, मानता हूं, क्योंकि वो टफ है, बट कभी ना कभी तो घिसेगा, थोड़ा तो घिसेगा, वो कॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन। अनदर, ब्रेक पैड्स वियर एंड टियर। ब्रेक पैड्स अगर आपने देखे, अपनी गाड़ी वाली बनवाई, नए ब्रेक पैड्स ऐसे होते हैं बढ़िया एकदम, घिसने के बाद ये देखो यहां पे प्रॉपर था यार, इसकी थिकनेस देख रहे हो इतनी अच्छी खासी थी, जब घिस गए पतला सा ब्रेक शू हो गया।
एकदम पतला सा, क्योंकि जब जब हम ब्रेक लगाते हैं वो हमारे टायर को बांधने का काम करता है, पैक करता है दोनों तरफ से। और जब टायर ऑलरेडी मोशन में है, जब वो पैक करेगा तो टायर के साथ घिसेगा, और जो टायर के घिसने की वजह से वो धीरे 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 पतला होता है, और जब ये बहुत पतला हो जाता है तो ये दबा नहीं पाता टायर को, इस वजह से ब्रेक्स जल्दी लगते नहीं। तो बोला था ब्रेक शू बदला लो, ब्रेक पैड्स बदला लो, काम चलता रहेगा। ठीक है। फ्रिक्शन कॉजेज हीट, ऑब्वियसली फ्रिक्शन कॉजेज हीट। अगर फायर का हम बेनिफिट उठा सकते हैं, फायर के हमारे पास एडवांटेजेस हैं, तो गाइस फायर के हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। कई जगह हमको रबिंग नहीं करनी होती, हीट नहीं पैदा करना होता, लेकिन रबिंग हो जाती है। इंडस्ट्रीज हुई, बहुत जगह है जिनकी वजह से आग लगने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है, वो भी तो डिसएडवांटेज है। स्लोज डाउन स्पीड, एवरीवन नोज यार, ये तो कौन नहीं जानता है। साइकिल चलाने वाला बंदा तो इस दर्द को बहुत अच्छे से जानता है। गाड़ियों को वालों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि स्लो हो रही है, एक्सीलेटर ही खींचा चल दी है। साइकिल वाले को फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि भैया उसको ताकत लगाना है, उसको मेहनत करना है। जब वो देखेगा रफ सरफेस है, साइकिल धीरे धीरे कम होगी, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। ये बंदा जो आगे की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है, ये उसके मोशन को रोकेगा। अब उससे ओवरकम करना है फ्रिक्शन फोर्स से, जो बढ़े हुए फ्रिक्शन फोर्स से, तो हमको बढ़ा हुआ अप्लाइड फोर्स भी तो देना होगा, और वही बढ़े हुए अप्लाइड फोर्स की वजह से हमको ताकत ज्यादा लगाना पड़ता है। सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, दोज आर एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन जो हम जानते थे। बस एक रफली डिस्कशन किया है ताकि आपको चीजें और बेटर वे में क्लियर हो जाए। इन केस अगर नहीं आ रहा है तो भी आप चीजों को समझ सकिए। नाउ मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कौन नहीं जानता कि ऑयलिंग ग्रीसिंग हम कराते हैं अपने व्हीकल्स की। जो साइकिल वाइकल चलाते हैं वो जानते होंगे आप लोग कि साइकिल में ये जो चेन लगी होती है इस पे आप ऑयलिंग करते हो, इस पे आप ग्रीस लगवाते हो जब साइकिल बनवाने जाते हो। क्यों? क्योंकि जब ये चिकनी होगी ना ये चेन, तो जल्दी रोल करेगी, घिस जाएगी, जंग लग जाता है ना, तो रोल जल्दी करती नहीं, जिसकी वजह से आपको पैडल मारने में दिक्कत होती है। इस पे ऑयलिंग ग्रीसिंग रहेगी, चिकनी रहेगी, स्मूथ रहेगी, जल्दी जल्दी रोल करेगी, आप कम ताकत में साइकिलिंग जल्दी जल्दी कर पाते हो, पैडल जल्दी जल्दी मार पाते हो। सो दिस इज ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। पॉलिशिंग जानते हो, पॉलिश सरफेस पे चलना मुश्किल होता है, रफ सरफेस पे चलना इजी होता है। क्यों भाई? क्योंकि पॉलिश करने के बाद सरफेस चिकना हो जाता है, और सरफेस चिकना हो जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। डन। एडिंग व्हील्स, ये तो अभी हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन में पढ़ चुके हैं यार। व्हील्स लगाने से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये देखिए ये कम हो गया, और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी कम होगी, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे लिए चीजों को खींचना इजी होता है। ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है इसलिए मैंने इसको खास प्रिविलेज दिया है। इसको कहते हैं बेयरिंग बॉल्स। अगर आप लोग ने बाइक्स वगैरह के बेयरिंग बॉल्स देखे हो ना, आपने साइकिल देखा हो तो साइकिल के पैडल में छर्रे लगे होते हैं पैडल के अंदर, कभी आप खुलवा के देखना, कभी साइकिल वाइकिल बनवाना या खराब हो तो आपको दिखेगा। तो उसमें क्या होता है, एक ऐसी कटोरी बनी होती पूरी, ठीक। अब इस कटोरी में क्या होता है, इस तरह से ये छर्रे पड़े होते हैं, ठीक, ऐसे पूरे में। क्यों पड़े होते हैं? अगर ये छर्रे ना हो तो देखो होगा क्या। अगर ये छर्रे नहीं है तो ये जो कटोरी है, नीचे वाली प्लेट इस पे आके ऐसे बैठ जाएगी पूरी पूरी। अब देखिए एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो कितना ज्यादा तगड़ा है। जितनी ताकत में आप 100 पैडल मारते हो ना, अगर इन छर्रों को हटा दिया जाए तो उतनी ताकत में आप एक पैडल ना मार पाओगे। एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो यार, जब इन छर्रों को हटा दोगे, इन जो बेरिंग बॉल्स हैं इनको हटा दोगे, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो कितना ज्यादा है। और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा होगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी खतरनाक आएगी। इतनी टफ, इतनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ना आए, इसीलिए हम इनके बीच में बेरिंग बॉल्स डाल देते ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो। आप ये देखो,
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू देखो कितनी कम है। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये आराम से इस पे रोल होता रहता है, ये बॉल पूरी रोल होती रहेगी। आप जब पैडल मारोगे, ये प्लेट इस एंड पे, ये प्लेट इस एंड पे, आराम से रोल होता रहता है। कुछ इस तरह का पूरा फिगर होता है रियलिटी में। ये आपके पास क्रॉस सेक्शन फिगर दिया था मैंने। तो अब ये प्लेट इस पे आराम से रोल हो रही है, ये प्लेट इस पे आराम से रोल हो रही है। आप कम मेहनत में भी एक पैडल आराम से मार लेते हो। अगर ऐसा सेटअप होता ना, तो 100 पैडल की ताकत में आप एक पैडल ना मार पाते साइकिल की। क्यों? क्योंकि यहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया। इस वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, जो एकदम हैवी सा एरिया ऑफ कांटेक्ट लेके चल रहा था, बहुत कम हो गया, और वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग में कन्वर्ट हो गया, जिस वजह से आप स्मूथली काम को कर पाते हो। 5 मेथड्स, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, आपका ये रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना, ये सारे मेथड्स हैं जो फ्रिक्शन को कम करते हैं। एक एयर कुशन, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेके आए हो घर, आप देखो उसमें एयर कुशंस लगे होते हैं, पन्नी लगी होती है ना, इसमें एयर बबल बने होते हैं, फोड़ने में मजा आता है ना। तो दैट इज एयर कुशन। वो क्यों लगते हैं कि जैसे मान लो भाई मल्टीपल जगह से एक्सपोर्ट होके इंपोर्ट होके ट्रैवल करके वो सामान, वो गुड आप तक पहुंचता है, कई जगह उसको चढ़ाया जाता होगा, उतारा जाता होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से उस पर झटका ना लगे, वो सामान खराब ना हो, इसलिए उस पर एयर कुशन लगा दिए जाते हैं, ताकि जो झटका देगा वो एयर कुशन एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा जो गुड होता है वो सेफ होता है। सो दीज आर द मेथड्स जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को आराम से हैंडल कर लेते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं एज पर अवर कन्वीनियंस। और इतना था आपके पास थ्योरी के तौर पे। नाउ फ्रिक्शन की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हमारे पास फ्रिक्शन की थ्योरी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हम नहीं जानते। सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, एनआईयूएस हो, जेई हो, नीट हो, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, कोई भी एग्जाम का बच्चा हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का अवेलेबल नहीं है जो आपके पास नहीं है। अब हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं अपने न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने के लिए। अभी इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को तो हैंडल नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक्स जरूर सीखेंगे, ताकि जब हमारे पास थर्ड लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर हो फ्रिक्शन का, तो उस न्यूमेरिकल टेक्निक की हेल्प से हम उन न्यूमेरिकल्स को हंसते हंसते करेंगे, बहुत आराम से। सो लेट्स प्रोसीड गाइस। थोड़ा सा देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल टेक्निक्स कहते क्या हैं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बॉडी है, मान लो फ्रिक्शन ना होता, मान लो बॉडी है, आराम से मूव करती जा रही है, यहां पहुंची, एस डिस्टेंस ट्रैवल करी, हमको वर्क डन निकालना है। फ्रिक्शन नहीं है, भूल जाओ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हम 9th क्लास में पढ़े हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, चेंज कुछ नहीं होगा। ये जो हमने यहां पे फोर्स लिया है, ये P है, तो हमारे पास वर्क डन आराम से आ जाता P इंटू एस, हमारा काम खत्म। बट इफ फ्रिक्शन अवेलेबल, अगर फ्रिक्शन है, फर्क क्या आएगा बच्चा? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू आर होता है। लास्ट लेक्चर का वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, उसमें लिखा था, बताया था, और अभी भी मैंने स्टार्टिंग में समरी दी थी, तब भी बताया था। F इक्वल टू म्यू आर होता है, F की वैल्यू मौजूद है। यहां देखो, राइट का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स, यानी अगर F इक्वल टू म्यू आर है, F इक्वल टू P भी तो है। P आ गया, P की वैल्यू को उठा के यहां डाल दो, या F की वैल्यू को उठा के यहां डाल दो, बात एक ही है। वर्क डन आ गया, म्यू आर एस, हो गया हमारा न्यूमेरिकल खत्म। लॉज ऑफ मोशन, इसीलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन आता है, कोई चैप्टर आपको तकलीफ नहीं देगा। एड ऑन कितना हुआ यार, ये बात आप पहले से जानते थे, ये बात आपको पहले से पता थी। F इक्वल टू P होता है, F इक्वल टू म्यू आर, इतना ही तो आपने नया सीखा फ्रिक्शन में, और इतना सा नया सीखा, बाकी कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन का उठाया, आपका न्यूमेरिकल डन। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा, तो इसी में आपको डेटा दे दूंगा, इसी में आपको न्यूमेरिक्स वैल्यू दे दूंगा, बोलूंगा बेटा वर्क डन निकालो। तुम खुश हो जाओगे कि सर देखिए आराम से हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आज हम ऑलरेडी सीख चुके। ठीक, ये इजी था। थोड़ा सा ऊपर बढ़े, इंक्लाइन प्लेन को देखते हैं।
लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या सीखा था? बॉडी जिस फोर्स से जाती है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रही है उधर का फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, यही सीखा था। यहां भी यही काम करेंगे। देखो, व्हेन ब्लॉक इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दो केस लेंगे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अपवर्ड मैं करता हूं, डाउनवर्ड तुम खुद कर लोगे यार, कोई इश्यू नहीं है। बॉडी ऊपर जा रही है, किस फोर्स से जा रही है? मान लो ये फोर्स P है, तो जिस ये फोर्स P को क्या हम ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स लिख सकते हैं क्या? लिखते हैं ना। F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फोर्स है हमारा, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू आर। आ जाओ, अभी हम पढ़ चुके हैं। आर की वैल्यू देखो बच्चा, क्या है? ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर आर है, आर के नीचे क्या है? mg cos थीटा। हम जानते हैं FBD से हमको दिख रहा है R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, यानी F इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। F की वैल्यू को यहां डालो, यहां पे हमको फोर्स मिल जाएगा म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। बात देखो, आराम से समझना। mg कॉमन है, बाहर फेंको, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फोर्स आ गया है, वर्क डन पूछा, यार क्या प्रॉब्लम है? मान लो ये ब्लॉक यहां तक गया, मान लो एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वर्क डन इक्वल टू P इंटू एस। P की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, चिपका दो। क्या एडिशनल था? केवल ये स्टेप। मैंने बोला था, बार बार बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन के जस्ट आगे का टॉपिक है। पूरा मैंने लॉज ऑफ मोशन किया है, 90% काम फ्रिक्शन के सिर्फ एक ही लाइन ऐड किया, कुछ नहीं है फ्रिक्शन में, बहुत इजी है। अगर आप लॉज ऑफ मोशन आ गया है, सीख लिए हो, फ्रिक्शन की कोई औकात नहीं बचेगी। अब भी कुछ कन्विंस हुए होगे आप, जो नेक्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर 3 होगा फ्रिक्शन का, उसमें जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तुम खुशी खुशी करोगे ना, तब तुमको लगेगा अरे यार कितना इजी था। जबरदस्ती लोग इतना बिल्डअप किए रहते, फ्रिक्शन चैप्टर है, फ्रिक्शन चैप्टर है, बहुत टफ होता है। क्या टफ है, क्या औकात है? पूरा लॉज ऑफ मोशन उठा के मैंने पटक दिया है, एक ये फ्रिक्शन की लाइन ऐड करके वैल्यू डाल दिया, मुद्दा खत्म। और देखते हैं, चलो आओ। बॉडी ऊपर जा रही थी, अब बॉडी नीचे जा रही है, देखो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एरो देख लो मोशन का, ठीक। ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, F इक्वल टू P प्लस mg साइन थीटा। देखो आराम से, यानी P इज इक्वल्स टू F माइनस mg साइन थीटा। F फ्रिक्शन की वजह से म्यू आर होता है, आर ऊपर है, उसके सीध में नीचे देखो क्या है, दैट इज mg cos थीटा, यानी R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, यानी F इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, यानी P इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा माइनस ऑफ mg sin थीटा। दस P इज इक्वल्स टू mg कॉमन ले लो बच्चा, म्यू cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। फिर से वही काम, मान लो ब्लॉक है, यहां तक आया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया है। नाउ वर्क डन इक्वल टू फोर्स, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। P का एक्सप्रेशन है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन, काम खत्म। FBD में कुछ नया नहीं था। FBD आप जानते थे कि ठीक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। वेट को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हो, वन इज mg साइन थीटा, अदर इज mg cos थीटा। मोशन इधर था, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा,
ओके, नॉर्मल फोर्स हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होता है, बॉडी पे लगने वाला फोर्स, इस बात को खास ध्यान रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होता, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा, बॉडी का परपेंडिकुलर है, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा, तो कभी भी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। अब यहां भी अगेन इस एक लाइन को छोड़ दूं ना तो मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया, बाकी सब कुछ आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हो, पूरा एफपीडी पढ़े हो, पूरी ये वर्किंग पढ़े हो, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, दाएं का फोर्स इक्वल टू बाएं का फोर्स, भैया जानते हो तुम, यही एक तो एड ऑन किया, उसकी वैल्यू को उठा के धर दिया, हमारा काम खत्म। देयर इज नथिंग अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में लॉज ऑफ मोशन ही यूज होगा, एक या दो स्टेप फ्रिक्शन के एड ऑन हो जाते हैं, प्रॉब्लम का लेवल अच्छा हो जाता है, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक, इतनी बात ओके। इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा बार बार, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसमें हम लोग प्योरली न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ये देखिए, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर विच इज न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए मैं सिर्फ आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि जो L1 और L2 ये जो हमारे लेक्चर्स हैं फ्रिक्शन के, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ये आपको अच्छे से आता हो। मैं सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा आपसे आप 10-20 बुक्स पढ़ के बैठना वीडियो देखने, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मेरी, ना मैं बोलता हूं, सिर्फ आप जो 2 लेक्चर से इतना करके बैठना, हर एक न्यूमेरिकल तुमसे खुद होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, और उसके बाद जब हमारा फ्रिक्शन कंप्लीट होगा मैं आपको बोल दूंगा बच्चा फ्रिक्शन कंप्लीट है, यू आर फ्री टू रिफर एनी काइंड ऑफ बुक, तब आपका जो बुक मन करे आप लगाना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हमारी फ्रिक्शन की थ्योरी पूरी, हमने न्यूमेरिकल करने के तरीके सीखे, करते कैसे हैं आज सीखा है, आज हमने चीजों को इकट्ठा करके रखा है, जो सीखा है जो किया है उसी को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अप्लाई करेंगे, और जो चीजें लोगों को टफ लगती वो हम लोग हंसते हंसते करेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ गुड बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और चीजों को अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर।